थैंक यू। I, Aditya, on behalf of ULM International School, warmly welcome you to Samvad, a platform where stories inspire self-discovery. Sir, how did your journey into the content and digital media industry begin? ओके सो आफ्टर 12th ये अच्छे से स्टार्ट हुई थी, बट उसके पहले मुझे गाने का और चुटकुले सुनाने का बड़ा शौक था। मतलब मैं बचपन से ही शैतान बच्चा था, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। तो तब तो कुछ कुछ हो गया था कि कुछ कलाकारी ही करूँगा, बट एग्जैक्टली क्या करूँगा वो नहीं पता था। बट देन आफ्टर 12th जब मैं ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज पहुँचा, तो मेरे फ्रेंड सर्कल वहाँ पे बहुत अच्छा बना, क्योंकि मेरा पीपीए कॉलेज था एंड वहाँ पे सब सीबीएसई आईसीएसई और बहुत ही अच्छे बच्चे आए थे, टॉपर्स। तो उन्होंने मेरी बातें थी या मेरे गाने का टैलेंट था, उसे देख कर देर लाइक कि ब्रो तुम समथिंग थिएटर करो या कुछ तो करो तो बहुत अच्छा कर जाओगे। सो मुझे पता नहीं था कानपुर में थिएटर कहाँ से होता है, कैसे होता है, बट होता ना कि जब आप ढूंढना चालू करते हो तो आपको मिल जाता है। देन मुझे एक अच्छा सा थिएटर मिला, अनुकृति रंगमंडल करके। 2013 में मैंने वो थिएटर ज्वाइन किया और इस तरीके से थिएटर जर्नी की शुरुआत हुई। बट ओनली थिएटर के साथ साथ क्या था, मेरा स्टैंड अप का बहुत ज़्यादा मन होता था, कॉमेडी करने का, कि जो है लोगों को हंसाओ, है ना, तालियां ज़्यादा मिलती। तो तालियों का जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब लालच बड़ा खतरनाक होता है तालियों का, वो अगर लग गया आपको तो फिर तो बस उसके बाद फिर मैंने स्टैंड अप करना चालू किया। बट इन सब के साथ वही था कि पैसे नहीं आ रहे थे। मेन आदमी काम इसलिए करता है ना कि थोड़े से पैसे आने लगे, चीज़ें हो जाए, बट हर चीज़ में टाइम लगता है अच्छी चीज़ें होने में। तो फिर मैंने ऐसे 6-7 साल थिएटर किया। देन मैंने रेडियो में ट्राई किया, बट यहाँ पे क्या था कि रेडियो में वो मास कम्युनिकेशन मांगते हैं, तो वो करने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा यार कुछ तो करूँगा, बट हम देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। बार बार रेडियो में जाता रहा, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल उन्होंने मुझे लिया ही नहीं। तो मैं बड़ा डिमोरलाइज हो गया कि यार अभी हम क्या करें, छोड़ देता हूँ। तो पापा मेरे सिक्योरिटी गार्ड है, सो बोले क्या कोई नौकरी कर लो 10-12 हज़ार की, कहाँ ये सब के चक्कर में पड़े हो। अब मैंने कहा एक ही ज़िंदगी मिली है, मतलब एक ही लाइफ है, इसके बाद वो कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं, लेकिन देखा किसने कि 7 जन्म हो रहे हैं कि नहीं। तो जो करना है इसी लाइफ में करना है। तो मैंने कहा एक बार ट्राई करूँगा। मैंने कहा मुझे 3 साल दे दो पापा, मैं करूँगा। द बेस्ट पार्ट कि मेरी लाइफ में फ्रेंड बहुत अच्छे थे, आज सभी सरकारी नौकरियों में हैं। तो उन्होंने पैसे इकट्ठा किया और मुझे बॉम्बे भेज दिया 2019 में। तब तक मैं थोड़ा बहुत होस्ट करने लगा था, कॉमेडी करता था, बट वही था मॉनेटरी इश्यूज पे। तो उन्होंने जब मुझे बॉम्बे भेज दिया, मैं बॉम्बे पहुंच गया। अब क्या है, फ्रेंड्स का मैं बहुत ज़्यादा भरोसा लेके वहाँ गया था, तो उनके मोटिवेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखा। तो मैं वहाँ पे फिर काम करने लगा, छोटे छोटे काम करते थे, थिएटर करना है, डेली चीज़ें करनी वहाँ पे, छोटे मोटे वहाँ भी काम करता था। तो बट उसका क्या हुआ, 1 साल बाद कोरोना आ गया, कोविड आ गया, फिर मैं वापस आ गया। फिर यहाँ आके था कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो एक लोग हैं वहाँ यहाँ पे कानपुर में बहुत अच्छा काम करें, मौली गंगा किनारे वाले, उसको आप लोग जानते होंगे, गंगा घाट की सफाई करती है, कानपुर ब्लॉगर करके ग्रुप है। उनके साथ मैंने खाना और पानी बांटना स्टार्ट किया एंड मुझे लगता है वो जो ब्लेसिंग्स लगी लोगों की। तो कोरोना के टाइम पे टिकटॉक बैन हो गया था और मौज लॉन्च हुआ था एंड उन्हें बहुत अच्छे लोग चाहिए थे बल्क में। तो मैंने वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था, कुछ कुछ लोगों की देखा देखी टिकटॉक की वजह से स्टार्ट किया था कि यार टिकटॉक पे लोग फेमस हो रहे हैं, मैं भी बन जाऊँगा वायरल सेंसेशन एक ही दिन में, ऐसा ये पैसा वो पैसा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो टिकटॉक पे आया कि भाई नौकरी करोगे क्या। तो मेरे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम में, मैंने कहा झूठ बोल रहा है, ऐसे कौन नौकरी देता है, कोरोना में लोगों की नौकरी जा रही है, ये मुझे नौकरी दे रहा है। बट फिर उन्होंने मेल किया तो फिर मुझे लगा नहीं जेन्युइन है, और बस मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू ऐसे ही था जैसे मैं आज बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो उन्होंने मेरी थिएटर जर्नी पूछा, बाकी जो बीच बीच में मैंने थोड़ा बहुत काम किए थे, होटल मैनेजमेंट का, इवेंट्स का, होस्ट का, वो सारी चीज़ें पूछी और मैंने फिर वो कंपनी ज्वाइन कर ली। एंड वो कंपनी थी मौज, जो कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था। देन अभी वो कन्वर्ट हो गया है माइक्रो ड्रामा एंड ओटीटी सीरीज में। तो अब मैं वहाँ पे पूरे जो मेरा एक सपना था एक्टर बनने का, तो मैं उन ओटीटी सीरीज में काम करता हूँ, सीरीज लिखता हूँ। तो इस तरीके से 2013 में एक दोस्त की एडवाइस ने कैसे चेंज किया। तो इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त जीवन में जरूर रखना है जो बढ़िया एडवाइस आपको दे, फर्जी वाली नहीं कि ये कर लो वो कर लो, अच्छी वाली एडवाइस। और आपका दिल करे उस चीज़ को कि नहीं यार हाँ ये एडवाइस बढ़िया दे रहा, मानी जा सकती है, दोस्त पे आप रिलाय करो। तो बस इस तरीके से शुरू हुआ और अभी तक जारी है रास्ता। As a content creator, what kind of content connects the most with today's audience? आज के टाइम पर मुझे लगता है फनी कंटेंट सबसे ज़्यादा चलते हैं और रेलेवेंट्स भी रहेंगे वो हमेशा, बिकॉज क्योंकि आज के टाइम पे आदमी बड़ा परेशान है, बच्चे परेशान है, पेपर में दे रहे हैं, मार्क्स बहुत लाने हैं।
हम जैसे लोग परेशान हैं कि अभी यार काम कर लिया, अब सैटरडे संडे आएगा, चिल करना है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस कंटेंट देखना कोई भी नहीं पसंद करता है। आप अगर एक स्टडी भी देखोगे उठा के, तो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले जो कंटेंट क्रिएटर है, दे आर कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर। अब भी क्या एग्जाम्पल हमारे कानपुर में कपिल कपूरिया करके हैं, बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर। मैं वो बता रहा हूँ, एक कोड बता रहा हूँ, महीने का 12 से 15 लाख रुपए वो कंटेंट क्रिएशन करके कमा रहे हैं, और वो फनी कंटेंट बनाते हैं। और अपने नवल दीक्षित है कानपुर में, वो फनी कंटेंट बनाते हैं। इवन जो बड़े लोग भी हैं, जैसे लक्ष्य निगम, लक्ष्य करके है, जो रोस्ट करते हैं, तो फनी कंटेंट सबसे ज़्यादा चलता है। सेकंड पे अगर मैं कहूँ तो वो डेली लाइफ के ब्लॉग्स, जैसे सौरभ जोशी हो गए, एंड आप उनसे कितना रिलाय कर रहे हो, कितना अटैच कर रहे हो, कितनी रिलेवेंसी हो रही है आपके साथ, तो वो उस तरीके के कंटेंट ज़्यादा चलते हैं। बट कॉमेडी कंटेंट हमेशा टॉप पे रहने वाला है आगे आने वाले 10 सालों में भी। जैसे कहते हैं कॉमेडी फिल्में आती है तो हम सबसे पहले देखने जाके कि हमें चिल करना है, वो थोड़ा अच्छा करना है। तो मतलब ज़्यादा किसी को नोट नहीं चाहिए कि यार अभी मैं क्या सीखूँ, ऑलरेडी इतना सीखा हुआ है जीवन में, इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया है अभी तो वैसे भी, चैट जीपीटी, एआई, गूगल, तो थोड़ा सा फनी कंटेंट देख के लोग चिल करते हैं। तो आई थिंक ये वाला कंटेंट ज़्यादा चल रहा है और यही ट्रेंडिंग है। ओके, थैंक यू। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है? अरे बहुत ज़्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी इज लाइक, जैसे आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर डेली वो चीज़ नहीं करोगे, सपोज आप जैसे आज आपने शुरू किया, आपने 10 दिन बना के छोड़ दिया और 10 दिन बाद आप बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। जैसे आप पूरे साल पढ़ाई करते हो एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि नहीं यार ये, अगर उसका आंसर नहीं भी आ रहा होता तो भी आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ आपने क्लासेस अटेंड करी है, तो थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया रहता है उस टॉपिक का तो आप अच्छे से लिख लेते हो। सो कंटेंट क्रिएशन में भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी से आप आपको पता लगेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है। आप रेगुलरली डालोगे तो आपके टीचर्स हो गए, आपके मेंटर या आपके घर वाले बोलेंगे कि ये वीडियो मैंने देखा, इसमें ये चीज़ और अच्छी हो सकती है, तो आप देखो कि हाँ यार ये यहाँ पे मैं ये पंच लाइन डाल सकता था, या यहाँ पे ये मैं मैसेज दे सकता था, ये एडिटिंग अच्छी हो सकती थी। तो जब आप कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज़ें करते हो तो आपको कमियाँ पता चलती हैं, आप डेली फिर बेटर वे में परफॉर्म करते हो। एंड जब आप रेगुलर होते हो तो लोगों को भी लगता है कि नहीं यार ये मेहनत कर रहा है, ये अच्छे चीज़ें कर रहा है और इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ऑडियंस साइड से भी आपका सपोर्ट बहुत अच्छा आता है जब आप कंसिस्टेंट होते हो। अदरवाइज लोगों को लगता है कि अरे 10 दिन तो डाला कंटेंट, अब छोड़ दिया इन्होंने, क्या इनका, तो वो अच्छी ऑडियंस नहीं बन पाती आपकी, जो आप पर भरोसा कर सके, आपकी जेन्युइन ऑडियंस नहीं बनती है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ में, नॉट ओनली कंटेंट क्रिएशन, आप जो भी काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो आप ग्रोथ आपकी बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, नए कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर कौन सी गलतियां करते हैं? नए कंटेंट क्रिएटर ये करते हैं कि उनको लगता है कि बस मैंने आज से वीडियो डाला, अगले महीने में वायरल, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये लक पे भी होता है कई बार कि आपने कुछ ऐसा भयंकर बना दिया कि आप एकदम ही वायरल हो गए जाके काफ़ी जगह पर। और दूसरा ये रहता है कि वो देखा देखी बनाने लगते हैं बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर की। सपोज आपने बनाया तो उनको होता है कि ये तो बना रही, मैं भी बना लेता हूँ, ये कोई फेमस हो गई तो मैं भी तो हो ही जाऊँगा फेमस। तो देख के कभी मत करना, आपके अंदर से आनी चाहिए वो चीज़। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पढ़ाई अंदर से आती है तो आप पढ़ाई कर रहे हो। सेम दैट कंटेंट क्रिएशन को एक जॉब की तरह ही ले सकते हो आप। तो आपका मन होना चाहिए, बिना मन के करोगे तो आप 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे और छोड़ दोगे, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि आपने वो 1-2 महीने वेस्ट ही किए। तो बिना मन के मत करना, जब अंदर से मन है तब करना। दूसरा, एक अच्छा सा जॉनर जरूर सेलेक्ट कर लेना कि आपको एग्जैक्टली बनाना क्या है, वो चीज़ जो आप 100 दिन तक लगातार बना लो और आप बोर मत हो। सौरभ जोशी जैसे 5 साल से वो फैमिली ब्लॉग बना रहा है, वो बोर नहीं हो रहा है, ठीक है। कैरी मिनाटी है, वो रोज वीडियोस बनाता है, वो बोर नहीं हो रहा है। वो काफ़ी हो गए, पहले वो 4 कैरेक्टर की वीडियो बनाते थे, बट अभी उन्होंने थोड़ा सा स्विच किया है, बट वो बना रहे हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई ये बोर नहीं होना चाहिए, उस तरीके का। तीसरा कि जब भी आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करें, पहले से 30-40 वीडियो बनाकर रखें एंड देन उसके बाद पोस्ट करना स्टार्ट करें, सो दैट कभी कोई इमरजेंसी आई या आपका मूड, हम लोग क्या है ना आजकल के बच्चे जेंजी मूडी बहुत है कि अरे मन नहीं हो रहा है यार, नहीं करेंगे, अरे मम्मी देखा जाएगा, अरे यार अभी जो है हेडेक हो रहा है, अभी जो है किसी बात में मूड ऑफ है। तो उस टाइम पर आपके पास कंटेंट को पोस्ट करने के लिए वो गैप ना आए। जब 30-40 दिन का कंटेंट हो जाए आपके पास, उसके बाद आप पोस्ट करना चालू करो और फिर बनाना चालू करो। और चौथा है पेशेंस। सब्र, पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी चीज़ में, एकदम से चीज़ें नहीं होती है। एक मैंने कोट पढ़ा था, ग्रेट थिंग्स टेक सम टाइम टू बिल्ड।
बड़ी चीज़ें होने में थोड़ा समय लगता है ना। तो ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया भी ऐसी है, अगर आपको बहुत आगे जाना है तो थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें आपको रखनी होगी। So, what is the most challenging trend you have ever tried? चैलेंजिंग, अच्छा मैंने 2022 में ट्राई किया था। 12 महीने होते हैं 2022 में, तो मेरा था कि मैं 12 इंडिया की 12 अलग अलग जगह पर जाऊंगा और वहां पे ऐसे उठा के ऐसे कि हाय गाइस आई एम हियर, हाय गाइस मैं कैसे धाम पे हूँ, हाय गाइस मैं कोयम्बटूर आ गया हूँ, हाय गाइस मैं ऊटी आ गया हूँ, हाय गाइस आई एम बॉम्बे। तो मैंने वो वाला ट्रेंड ट्राई किया था और 12 की जगह वो 20 हो गया था। तो उसमें खर्चा बहुत हुआ था लेकिन मज़ा बहुत आया था। तो वो मेरा एक तरीके से मिनी इंडिया टूर हो गया था और काफ़ी लोगों ने, उसके बाद एक अच्छी चीज़ हुई थी कि केरला टूरिज्म ने उस वीडियो को देख के मुझे स्पॉन्सर किया था और मुझे 7 दिन के लिए पूरा केरला कवर करना था। और उस ट्रिप के लिए उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए थे और वो ट्रिप मैंने 30,000 रुपये कंप्लीट करके 1,20,000 अपने पास रख लिए थे। तो यार पैसे ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे कर देते हैं। Since you are a professional host, we would love to know your secret of audience engagement. सीक्रेट यही है कि जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरे अपने ही लोग हैं। सपोज मैं किसी फैमिली फंक्शन में गया, मेरे को बोला किसी ने कि संगीत होस्ट करना है या हल्दी होस्ट करना है, तो मैं ब्राइड या ग्रूम साइड से मैं क्या करता हूँ, मैं उनका भाई बन जाता हूँ। सपोज हम वंशिका मैम के यहाँ पे कोई इवेंट है तो मैं इनका दोस्त बन जाऊँगा या मैं इनका भाई बन जाऊँगा कि मैं इनका भाई है। दो फायदे होते हैं इसके, एक तो उनको लगता है कि अच्छा ये फैमिली का ही है, इसको सपोर्ट करना है, तालियां ज़्यादा बजानी है, और दूसरा मेरे को भी लगता है कि अच्छा ये तो मेरी फैमिली है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होके कहीं ना कहीं मैं उन्हें एंटरटेन कर पाता हूँ। बहुत पहले मुझसे एक लोगों ने एक चीज़ कही थी लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होती है कि वो शुरुआती दौर में होता है, जब आप होस्टिंग स्टार्ट करते हो तो डर होता है कि यार लोग क्या कहेंगे, मुझसे कुछ गलत निकल गया तो मेरे से किसी ने कहा था ये समझ लो सामने गमले बैठे हैं, लेकिन अब गमले तो रिएक्ट नहीं करते ना, ऑडियंस तो रिएक्ट कर सकती है। तो फिर मैंने ये वाला अपनाया कि यही समझ लो जैसे आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सारे मेरे छोटे भाई बहन हैं, अब मुझे इनको गाइड करना है, ये जो भी मुझसे पूछेंगे मैं बढ़िया तरीके से जवाब दूंगा। तो अब ये है ही नहीं कि ये स्टूडेंट है, ये सब मेरे छोटे भाई बहन हैं। तो मेरा यही सीक्रेट है कि बहुत अपनेपन से मान लो कि ये सब हमारा परिवार है, एंड देन आप फिर बढ़िया करें। फिर आपका एक डर खत्म हो जाता है कि ये लोग मुझे जज नहीं करेंगे, जहाँ वो फैमिली की चीज़ आती है ना तो मुझे पता कि जज नहीं करने वाले हैं, और कहेंगे ये तो फैमिली जो है क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये सीक्रेट है मेरा ऑडियंस इंगेज करने का। ताली बजा दो, थैंक यू। आपके फॉलोअर्स आपको किस बात के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मेरे फॉलोअर्स शायद मुझे लगता है ये अपने को अपनी तारीफ हो जाएगी कि जैसा मैं हूँ मैं वैसे ही दिखाता हूँ। मतलब शायद बहुत ज़्यादा शोशा नहीं है, अगर मैं साइकिल से चलता था तो मैं तब साइकिल से ही चलता था, अभी फ्लाइट में बैठ जाता तो रंगबाजी नहीं होती है। बस पहली बार जब बैठा था तब रंगबाजी दिखाई थी, क्योंकि किसी ने मुझसे कह दिया था कि तुम्हारे जैसे तो अपने कभी फ्लाइट में बैठ ही नहीं सकते। तो 5 साल पहले बोला था, वो दिमाग में आ गया था, तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया कि भाई अब तो फ्लाइट में बैठूंगा। तो अब मैं हर महीने फ्लाइट में बैठता हूँ, तो अब उसको मैं जलाता रहता हूँ कि आई ब्रो आई एम हियर। तो मेरे ख्याल से यही लगता है कि बनावटी मत करो, जैसे हो बी रियल बी हो, जैसे आपको वैसे ही रहो और अपने आप पर बढ़िया काम करो। बहुत ज़्यादा बनावटी कितने दिन चल जाएगा? सपोज आप कितने दिन बनावटी बनेगा, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। जब आप नेचुरल होते तो आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, आप जैसे हो तो वैसे प्रेजेंट कर देते हो उनको। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स को अच्छा लगता है, एंड मेरी चीज़ों को इन्जॉय, मतलब जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो वो इन्जॉय भी करते हैं, जलते नहीं है। अब कुछ लोग जल जाते हैं तो क्या नहीं पता, लेकिन हाँ ये बी रियल। So what's the funniest comment you have received online? फनीएस्ट तो अभी आया जब मेरी शादी हुई थी। 5 महीने पहले मेरी शादी हुई है तो किसी ने कमेंट किया ऐसे कि भाई साहब इस लंगूर की भी शादी हो गई। तो मैंने लिखा यार कि अच्छा लोगों को ये पता ही नहीं मेरी प्रोफाइल देख के कि मैं नौकरी भी करता हूँ और अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता हूँ। अच्छा कहना चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए। आप लोग तो छोटे भाई बहन हो, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि हाँ मेरी जो है ऐसे बहुत ज़्यादा सैलरी है, कानपुर के हिसाब से बहुत ज़्यादा सैलरी है। तो लोगों को लग रहा था कि खाली ऐसे घूमता है और ऐसे ही कुछ तो बस वीडियो बनाता है। और मेरी शादी काफ़ी ज़्यादा अच्छे घर में हो गई, मतलब दहेज है बहुत ज़्यादा मिल गया। मैंने मांगा नहीं था, अरे मैंने मांगा नहीं, मैं दहेज का सख्त विरोधी आदमी हूँ। मेरे जो ससुर जी हैं उनके पास बहुत पैसा था, दरअसल उनकी लड़की एक ही थी, वो गलती से मेरे पास आ गई तो अब उनका था।
कि मेरी वो, अरे पापा लोग होते हैं ना कि खुशी खुशी से दे देते हैं कि भाई इतना मुझे बिटिया को देना है, तो वो गलती से हो गया, मतलब वो ऐसा था नहीं प्लान पे। तो वही लोगों को लग रहा था भाई ये तो ऐसे ही है, बट जब बैकग्राउंड पता चला ना एग्जैक्टली कि भाई यही चीजें हैं, कुछ लोगों को बताया था, मुझे लगा कि नहीं जेन्युइन मिला। बट वो जो कमेंट आया ना कि भाई ऐसे लोगों की भी शादी हुई जा रही है, तो मैं सोच रहा कैसे लोग भाई, मैं तो अच्छे लोग हूँ यार। तो वो लिखा था कि इस लतपुर की भी शादी हो गई, अब दुनिया खत्म। तो ये कमेंट और मेरी शादी के ही पोस्ट पे आया था। हाँ Sir, if not this career, then what would you have been? हाँ, अगर ये कंटेंट क्रिएशन नहीं होता तो मैं डेफिनेटली मैं एक रेडियो जॉकी होता। मतलब मैं 2010 से, मैं उस टाइम से हूँ जब मैं, शायद आप आकाशवाणी सुनते होंगे जितने भी यहाँ पे 90s किड्स हैं, सर लोग मैम लोग को पता होगा, हवा महल आता था, ठीक है, फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला आता था, तो उस टाइम से मैं रेडियो सुन रहा हूँ। फिर मैं नीलेश मिश्रा सर को बहुत सुना करता था, यादों का इंडियन बॉक्स में नीलेश मिश्रा। तो क्या होता था कि अब मैं कानपुर में हूँ, ठीक है, मैं एक होटल में वेटर का काम कर रहा हूँ, साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ। बॉम्बे जाने का मैं सपना नहीं देख सकता था। तो एक ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ही आता था कि भाई रेडियो में काम कर सकते हैं, और रेडियो उस टाइम पर ग्लैमर हो रखा था ना, ऐसे सुबह सुबह उठ रहे हैं, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मेरे यानी राघव के साथ में यार। तो वैसे बहुत ज़्यादा मेरा मन होता कि मैं ऐसे कान में हेडफोन पहन के मैं रेडियो में बोलूँ, पूरा कानपुर मेरी आवाज़ सुने और मैं लोगों को एंटरटेन करूँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, अच्छा वो नहीं हो पाया, वो मैं अब मानता हूँ। गॉड्स प्लान हमेशा बेस्ट होते हैं, क्योंकि रेडियो कहीं ना कहीं एक मतलब छोटा माध्यम था कानपुर के लिए। अभी जो मैं कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं वो नेशनल लेवल पे चीज़ें हैं, ओटीटी है, मैं होस्ट कर पा रहा हूँ और वीडियोस क्रिएट कर पा रहा हूँ बिना किसी डर के, बिना किसी फाउंडेशंस के। रेडियो में शायद थोड़ा सा मेरे को बंधन, एक फाउंडेशन हो जाती, बट अभी बेस्ट है जो मैं कर रहा हूँ, वो बेस्ट है। इसलिए अगर कोई चीज़ें आपके मन के हिसाब से ना हो तो समझ लेना वो चीज़ें आपके लिए नहीं है, थोड़ा एफर्ट लगाओ। नहीं होती है तो प्लान भी हमेशा रेडी रखो, दूसरी चीज़ों पर भी आप अच्छा कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, बॉम्बे में बहुत सारे लोग एक्टर बनने जाते हैं, बट वो कई बार वहाँ पे बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे सिंगर और उससे ज़्यादा अच्छे राइटर बन के निकलते हैं। तो वो गॉड्स प्लान होता है कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो कुछ टाइम बाद अपने आप आपके सामने आ जाता है। तो यस, मैं एक रेडियो जॉकी होता हूँ और युवा इंटरनेशनल में आके शो होस्ट कर रहा होता हूँ, मतलब कर तो आज भी रहा हूँ। सर, जो छात्र कुछ नया शुरू करने से डरते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? रिपीट करना। तो जो छात्र कुछ नया करने से पहले डरते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नया करने से किस चीज़ से डरते हो? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और जिसने करी शर्म उसके बूटे करम। तो ये तो मैंने वोट याद कर लिया था। देखो आपकी चीज़ें कौन कर रहा है? आपके पेरेंट्स, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स जब कर रहे हैं तो आपको किसी चीज़ के बारे में क्यों सोचना कि ये मेरे बारे में क्या कहेंगे, वो मेरे, जैसे मैंने एक चीज़ हमेशा रखी कि वो मुझे मेरी फीस नहीं जमा कर रहे हैं, और ना ही वो मुझे खाना खिला रहे हैं, ना ही जब मैं बहुत डाउन में हूँ या मैं बैड फील कर रहा हूँ तो वो नहीं आ रहे मेरे पास मुझे कंसोल करने, या जब मैं कुछ बुरा मेरे साथ हो रहा है तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं मेरे साथ में। तो मैं हमेशा हम फिल्म शुरू करने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, अरे फलाने वो मेरे पापा के दोस्त है, उनका बेटा वो कर रहा है, मैं ये करूँगा, मेरा मजाक उड़ाएंगे। उनसे क्या मतलब है? वो आप कुछ भी, वो आपके लिए नहीं, मतलब आपके लिए तो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं ना, तो मैटर वो करते हैं, तो उनका सुनना ही नहीं है, किसी का नहीं सुनना है। जो आपका दिल करे, जो आपके अंदर से है, मुझे करना है, क्योंकि एक टाइम पर जब आप अच्छा कर दोगे ना, प्रूव कर दोगे, वही लोग आगे कहेंगे अरे मुझे पता तो था, बड़ा होनहार है, कुछ ना कुछ कर ही दे, वो फिर तारीफ करेंगे। तो हमेशा रिजल्ट बोलता है, तो कुछ मत बोलो, शांत रहो। कुछ भी शुरू करने से पहले अपने आप से टाइम मांगो, अपने पेरेंट्स से टाइम लो कि मुझे 4 साल का, 5 साल का टाइम दे दो, मैं कुछ करके दिखा दूंगा, और लग जाओ। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप करना शुरू करते हो तो कुछ ना कुछ हो जाता है। कैसे भी होता है मुझे नहीं पता, बट हो जाता है, ये होता है। तो सुनो ही मत किसी की, मतलब मैं टीचर की सुनो, टीचर की सुन लो, फिर तो तुम्हारा दिल कहे कि नहीं। एक होता है ना, देखो हम अगर अपने प्रति ईमानदार होंगे, हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहना, कि आप अपने आप को कभी उसमें मत रखना, गलत फहमी मत रखना। जैसे बहुत सारे लोग दिमाग में कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, बट इंटरनली उन्हें नहीं पता होता, बहुत इनसिक्योर होते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। वो सबसे ज़्यादा, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, जो बहुत कम होते हैं वो ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी मत कोशिश करना। बी रियल, हमेशा वैसे ही रहना और अपने प्रति ईमानदार रहना, खुद से सवाल करना और जो जवाब आए उस तरीके से काम करना। One message for students who dream of becoming influencers. या मैसेज वही है जो मैंने पहले के सवाल में आई थिंक बता ही दिया है कि
शुरू करने से पहले डिसाइड कर लूँ कि यही मतलब अच्छे से ये करना है, 40 दिन का कंटेंट प्लान बनाकर रखूँ, नीश अपना जो जॉनर है जॉनर डिसाइड कर लूँ कि मुझे यही बनाना है, कंसिस्टेंसी फिर बनाकर रखूँ। ये नहीं कि शुरू कर दिया, पढ़ाई के साथ करती है लेकिन ये चीज़ ये मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, बट अगर आज मेरी जॉब लगी है और मेरा पैकेज सपोज आज, चलो मैं कब बताता हूँ, मेरा 15 लाख का पैकेज है, तो वो इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी। अगर मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होती तो मेरे को वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। तो वो जो डिग्री होती है कहीं ना कहीं जो हम पढ़ाई कर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा काम आती है। वो कब काम आती है? जब आप कहीं बाहर जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपका सिर्फ वो वर्बल इंटरव्यू नहीं चल रहा होता है, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी, वो आपके बोलने का तरीका, आपके बॉडी मूवमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जेस्चर, वो सारी चीज़ें वो आपका जो है जज करते हैं कहीं भी आप बाहर जाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में कि कंसिस्टेंसी, मेहनत और पढ़ाई, ये तीनों चीज़ें साथ में लेके चलना और अच्छे से करना। तो कंटेंट क्रिएशन जो भी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जॉनर डिसाइड करो और पूरा अच्छे से प्लान करो कि भाई ये मुझे अच्छे से बनाना है, और उसके बारे में क्या क्या डिटेलिंग आप और ज़्यादा आप जान सकते हो यूट्यूब से, AI से, वो सारी चीज़ें पूछो एंड फिर पूछो। किसी की देखा देखी कभी शुरू मत करना। तो पहले शुरू कर दिया, बाद में पता चला बंद, दोस्त कहते देखो बनने चले थे कंटेंट क्रिएशन, हो गया 10 दिन में बंद कर दिया, तो फिर वो मजाक उड़ाएंगे एक तरीके से, तो वो हमें नहीं करना है। According to you, what is the future of content creation in India? अरे बहुत बड़ा फ्यूचर है भाई। अब तो मोदी जी जो है कंटेंट क्रिएशन हब बना रहे हैं, अलग अलग मोदी जी ने बोल दिया है। तो अभी क्या हो गया कि टीवी धीरे धीरे अगर आप लोग देखेंगे तो मोबाइल पे शिफ्ट हो गया है प्रॉपर। अभी सब लोग फोन पे आ गए हैं, इंस्टाग्राम हो गया, रील्स हो गया, पहले टिकटॉक था, अभी माइक्रो ड्रामा है। तो कंटेंट क्रिएटर को इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अलग अलग ब्रांड को वो करने के लिए, मतलब तो और आप इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्रैक कर सकते हो। जैसे मेरी जो जॉब लगी वो इसलिए लगी कि मैं कंटेंट बना रहा था, किसी ने मेरा वीडियो देखा एंड उसको लगा यार ये बहुत क्रिएटिव है, ये अपनी टीम में आने लायक है, एंड उन्होंने मुझे उठा के ऐसे बढ़िया पैकेज में जॉब दे दी विदाउट एनी प्रोफेशनल डिग्री। मेरे पास मैंने MBA IIT सब कुछ नहीं किया हुआ था। तो कंटेंट क्रिएशन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है जब से जियो का नेट सस्ता हुआ है, तो काफ़ी सही आगे का फ्यूचर है इसका। बशर्ते बस आपको फाइंड आउट करना है कि आप जैसे फिटनेस के लिए तो बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर अभी बहुत अच्छा, अभी एक रिसेंटली खबर भी आई थी कि एक छोटे से शहर का फिटनेस इन्फ्लुएंसर था, उसने कुछ वीडियोस डालने चालू किए, डायरेक्ट अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंसर उससे मिलने उसके शहर में आया, उसको 45 लाख देकर उसका घर बनाने के लिए और उसके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो इस तरीके से चीज़ें कहाँ से कहाँ हो जाए कोई नहीं जानता। एक अंकित भैया करके इन्फ्लुएंसर थे, 75 डेज का चैलेंज लिया उन्होंने, आज वो इंडिया के टॉप फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। तो कंटेंट क्रिएशन आपको कहाँ से कहाँ, किसकी नज़र आप पर पड़ जाए, कब आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, बट हमें ध्यान रखना है कि इसमें आपको रानू मंडल नहीं बनना है कि एकदम से वायरल हुए और एकदम से ऐसे वायरल होता है और एकदम से ऐसे जाता है। आपको ऐसे 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 चलता है। सो आप ऐसे ऐसे चलोगे तो आप यहाँ पे टिक पाओगे, डायरेक्टली आप ऐसे नीचे भी जाओगे। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत सही फ्यूचर है आगे आने वाले टाइम में। जैसे हम यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे हैं पॉडकास्ट का, तो या If you had to create a viral reel with our students right now, what would the concept be? ओके, तो मुझे लगता है मैं राइट बहुत अच्छी कर लेता हूँ। रिसेंटली अभी जैसे भुवन का आया था कानपुर, तो मैं होस्ट कर रहा था गलती से, तो वहाँ मैंने उनके आने से पहले ऐसे शायरी बना ली थी कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में बड़ा है जिनका नाम, प्लीज वेलकम वन एंड ओनली भुवन बा। तो वैसे ही एक अच्छी सी वन लाइनर राइम मैं यहाँ के लिए भी क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे 30 सेकेंड चाहिए, ओके मिलेगा टाइम? ओके ओके, तो ऐसे कर मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि मैं अपना फोन लेता हूँ एंड मैं पहली लाइन ऐसे बोलता हूँ कि पढ़ाई में है जहाँ के बच्चे स्मार्ट, चेंज करते हैं, जहाँ के बच्चे पढ़ाई में है स्मार्ट और है टैलेंट का पूल, बोलो बाबा। कि जहाँ के बच्चे पढ़ाई में है स्मार्ट और है टैलेंट का पूल, जी हाँ हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली युगम इंटरनेशनल स्कूल। तो ये भी हम अभी बना भी सकते हैं, बट करना इतना है कि जब मैं बोलूँगा कि जहाँ के बच्चे पढ़ाई में स्मार्ट और टैलेंट का है पूल, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली, देन मैं कैमरा ऐसे करूँगा तो आप बोलेंगे युगम इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है कर ले।
बहुत जल्दी खत्म कर दिया लग रहा है पॉडकास्ट। ओके कूल, लाइए एक बार वंशिका मैम के लिए तालियां बजाएंगे आप लोग। मैं आज यहाँ पर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ये, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जब मैंने जब शुरू किया था उस टाइम से और आज जहाँ पर भी है, तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच वंशिका मैम। मेरा भी बता दो। अरे अच्छा, मुझे लगा ये मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। हाँ, वंशिका मैम भी आपके कानपुर की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, ये भी बढ़िया कंटेंट बनाती है। एक बार तालियां हो जाए इनके लिए भी। बस मैं इनकी तरह बड़ी बड़ी जगह पर नहीं जा पा रहा हूँ, कानपुर की अभी वहाँ पे जाना बाकी है, चला जाऊंगा आप थोड़ा सा। ओके तो शुरू करें। ओके फिर मैं खड़े हो जाता हूँ। ओके शुरू करते हैं। तो भाई बच्चे जहाँ के पढ़ाई में है स्मार्ट और है टैलेंट का पूल, बोलो वाह। बच्चे जहाँ के पढ़ाई में है स्मार्ट और है बहुत ही ज्यादा टैलेंट का पूल, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां प्लीज आप सभी के लिए। मुझे आप लोगों ने सुना और क्या है कि घर में कोई सुनता नहीं, आप लोग सुन रहे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना जाके बता सकता देखो कितनी इज्जत है मेरी। क्या बात कर रहे, सही में बढ़िया लगा। चलो फिर मैं अगले 6 महीने बाद फिर आऊंगा। नहीं मैम के लिए भी प्लीज जोरदार तालियां बजा लीजिए। मैम ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। ये थैंक यू लोग बाद में बोल रहा हूँ ना, फिर मैं बाद में बोलूँगा। हाँ अभी किसी का कोई भी सवाल कुछ भी मन में आ रहा है बेझिझक पूछ लेना, प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल तक। मैं एक